हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सचिन, योर लेक्चर इन फिजिक्स। तो हम कंटिन्यू करेंगे पिछले कल का लेक्चर। पिछले कल हमने समझा कि डायमेंशंस क्या हैं और डायमेंशन एनालिसिस क्या है। हमने डायमेंशन एनालिसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन समझी कि इसकी सहायता से हम लोग किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। आज हम इसका दूसरा इस्तेमाल सीखेंगे कि किस तरह से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप याद रखेंगे इस बात को कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है इसे हम किसी भी डायमेंशनल फार्मूले से निकाल सकते हैं, और जो डायमेंशंस होते हैं उन्हें आप ड्राइव कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के एक्चुअल फार्मूला से। अब अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस पता है, का डायमेंशनल फार्मूला पता है, तो आप बड़े आराम से एफपीएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस को एमकेएस सिस्टम में, या एफपीएस को एसआई सिस्टम में बदल सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से। देखिए, मैंने आपको पिछले कल बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन होती है एक नंबर और उसके डायमेंशनल फार्मूला के। ओके, अब देखिए, अगर मैं कहूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी का नंबर है n1 एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका डायमेंशनल फार्मूला है m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b, t1 रेज टू पावर c, तो यही फिजिकल क्वांटिटी जब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखी जाएगी तो जाहिर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है n2, वो बदल जाएगा। ओके, और इसका जो मास, लेंथ और टाइम का सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू होगी वो भी बदल जाएगी। तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं लिखूंगा मास की वैल्यू को m2, लेंथ की वैल्यू को l2 और t की वैल्यू को t2। लेकिन देखिए, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हो, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, जो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है वो कभी नहीं बदलता। देखिए, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी पावर m की a है, l की b है, t की c है, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी ये वैल्यू a b c ही है। ओके, तो अगर मुझे पता लगाना है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है और दूसरे में कितनी है, तो मैं सिंपली इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकता हूं कि n2 बराबर हो जाएगा n1 मल्टीप्लाइड बाय m1 अपॉन m2 रेज़ टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। ओके, आप ये भी याद रखेंगे कि जो n1 और n2 है ये वास्तव में मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी के किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में। ओके, याद रखेंगे आप इस बात को कि अगर आपकी यूनिट बड़ी है तो उसका जो नंबर होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटी है तो जाहिर है उसका नंबर या मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। ओके, एग्जांपल देखिए, 1 मीटर हमें पता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ओके, अब जो मीटर है वो एक बड़ी यूनिट है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है, और जो सेंटीमीटर है वो छोटी यूनिट है, सीजी सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो देखिए, जब आप ऐसे सिस्टम में बात कर रहे हैं तो 1 मीटर नंबर की वैल्यू देखिए 1, और जब आप सीजी सिस्टम में बात कर रहे हैं तो नंबर की वैल्यू होगी 100। ओके, चलिए अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। मान लीजिए आपको कहा गया कि 1 जूल को कन्वर्ट करिए 1 अर्ग में या 1 जूल को कन्वर्ट करिए अर्ग्स में। ओके, तो देखिए, जूल जो है वो हमें पता है एनर्जी का यूनिट है। ओके, और ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट है। जो अर्ग है वो एनर्जी का सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। तो मैं जल्दी से डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा इसका कि एनर्जी का या वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है m1 l2 t-2, यानी कि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है -2। तो मैं जल्दी से टेबल बनाऊंगा, कंपैरिजन टेबल। ओके, देखिए, मुझे पता लगाना है कि n1 जूल कितने n2 अर्ग के बराबर है। ओके, तो मैं जल्दी से टेबल बनाऊंगा। टेबल कैसे बनाऊंगा? मैं एक तरफ लिखूंगा कि मुझे मैग्नीट्यूड किस किस का चाहिए, दूसरे कॉलम में लिखूंगा ऐसे सिस्टम में उसकी वैल्यू कितनी है, और फिर मैं लिखूंगा कि सीजी सिस्टम में उसकी वैल्यू कितनी है। देखिए, मैग्नीट्यूड
ऐसे सिस्टम में N1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 जूल, तो N1 की वैल्यू है 1। N2 अर्ग हमें पता लगाना है, N2 की वैल्यू पता लगानी है कितनी है। ओके, अब देखिए मास ऐसे सिस्टम में हम लेते हैं 1 किलोग्राम में, मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में होती है 1000 ग्राम्स के, जबकि सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम वैल्यू है मास की। इसी तरह देखिए लेंथ का मैग्नीट्यूड एसआई सिस्टम में होता है 1 मीटर उसकी यूनिट, जो बराबर होती है 100 सेंटीमीटर के, और सीजीएस सिस्टम में इसको हम नापते हैं 1 सेंटीमीटर में। इसी तरह जो टाइम है वो एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम दोनों में हम लोग नापते हैं सेकंड में, तो उसकी यूनिट है 1 सेकेंड। ओके, अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला m⁴a l⁴b t⁴c। डायमेंशनल फार्मूला वर्क या एनर्जी का है m⁴1 l⁴2 t-2। ओके, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू कितनी आ गई -2। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं फार्मूला पुट करूंगा। फार्मूला क्या है, n2 बराबर होता है किसके, n1 इंटू m1/m2 रेज़ टू द पावर a इंटू l1/l2 टू द पावर b इंटू t1/t2 टू द पावर c। ओके, तो मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ फटाफट। अब देखिए n2 बराबर हो जाएगा किसके, 1, n1 की वैल्यू हमें दी है 1, m1 की वैल्यू है 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू है 1 ग्राम, L1 की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, पावर हो जाएगी 2, और टाइम की वैल्यू ऐसे सिस्टम में भी 1 सेकंड है और सीजीएस सिस्टम में भी 1 सेकंड है, पावर है -2। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, n2 बचा 1 गुणा 1000 रेज़ टू पावर 1, 100 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 रेज़ टू पावर -2। तो अल्टीमेटली हमारे पास n2 की वैल्यू होगी 10 रेज़ टू पावर 7। तो हमने निकाला कि 1 जूल बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग्स के। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया कि किस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करिए कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर हुआ, या एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर हुआ, या 10 अर्ग कितने जूल के बराबर हुए, या इस तरह के खूब सारे न्यूमेरिकल आप घर में प्रैक्टिस करिए। ओके, याद रखिए अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे, है ना। फिजिक्स का मतलब ही होता है कि आप न्यूमेरिकल कितने सॉल्व कर सकते हैं, आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है वो है कितनी। चलिए अब हम दूसरा एक और न्यूमेरिकल समझेंगे। मान लीजिए हमें एक बड़ी अजीब सी सिस्टम ऑफ यूनिट क्रिएट करके दी किसी ने कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करिए, जहाँ पे मास मिलीग्राम में नापा जाता है, लेंथ किलोमीटर में नापी जाती है, और टाइम मिनट में नापा जाता है। ओके, अब देखिए हमें पता है जो न्यूटन है वो है फोर्स की यूनिट, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला भी हमें पता है, वो है m1 l1 t-2। ओके, तो मैं जल्दी से टेबल बनाता हूं। अब देखिए वही टेबल बनाएंगे हम दोबारा। इस बार ऐसा ही सिस्टम है, और जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमें दिया हुआ है उसका टेबल हमें बनाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड n1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 न्यूटन। ओके, तो 1 है n1, और n2 हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए मास ऐसा सिस्टम में होता है 1 किलोग्राम। ओके, उसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर 6 मिलीग्राम्स, जबकि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें कहा गया कि 1 मिलीग्राम है उसकी वैल्यू। अब लेंथ देखिए 1 मीटर होता है ऐसे सिस्टम में उसकी यूनिट, और हमें पता है कि अगर उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर्स, जबकि नए सिस्टम में लेंथ की यूनिट हमने ली है 1 किलोमीटर। अब टाइम हमें पता है वो होता है 1 सेकेंड ऐसे सिस्टम में। ओके, जो बराबर है 1/60 मिनट के, और न्यू सिस्टम में जो हमें कहा गया है वो है 1 मिनट उसकी यूनिट है। ओके, अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला m⁴a l⁴b t⁴c किसके बराबर हो जाएगा। फोर्स का फार्मूला है m⁴1 l⁴1 t⁻²। ओके, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 1, और c की वैल्यू हो जाएगी -2। अब मैं सिंपली फार्मूला पुट करूंगा। हमें फार्मूला पता है वो है n2 = n1 मल्टीप्लाइड बाय m1/m2 रेज़ टू द पावर a, l1/l2 रेज़ टू द पावर b, t1/t2 रेज़ टू द पावर c। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा फटाफट। देखिए n2 बराबर हो जाएगा 1 × 10 रेज़ टू पावर 6 mg/1 mg रेज़ टू द पावर 1 इंटू 1/1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर रेज़ टू द पावर 1 इंटू 1/60/1 रेज़ टू द पावर -2।
तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी n2 हो जाएगा बराबर किसके 1 इंटू 10 रेज टू पावर 6 टू द पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 टू द पावर 1 एंड 60 रेज टू द पावर 2। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मिलीग्राम किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। So this is how we can convert any system of unit to any kind of system. Okay? तो आप ये घर में प्रैक्टिस करिएगा, इसके ऊपर भी खूब सारे न्यूमेरिकल के खुद ही या अपनी बुक में कोई भी न्यूमेरिकल उठा के करिए जिसमें एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट आपको दिया हो और आपको किसी ऐसे सिस्टम से या सीजीएस सिस्टम से उस सिस्टम में आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना हो। ओके? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इस्तेमाल था डायमेंशनल एनालिसिस का। अब मैं आपको एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखिए, आप खुद किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जो उसके वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो चलिए इसको सीखते हैं कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, आप मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि विद द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल करने के लिए दिया उन्होंने कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, ओके, वो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, और हमें पता है कि टाइम पीरियड 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है मास ऑफ द बॉब, एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, अब आपको कहा गया कि इन चारों के बीच में एक रिलेशन निकालिए। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हमें पता है कि हमें दिया गया है 4 फिजिकल क्वांटिटीज जिनका हमें रिलेशन आपस में फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड, और वो किसके बराबर है? वो बराबर है लेंथ, मास ऑफ द बॉब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो मैं इन चारों के बीच में एक रिलेशन लिख लेता हूं कि टी बराबर हो जाएगा किसके? के कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो हमें कैलकुलेट बाद में करेंगे उसको, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एल, लेंथ रेज टू द पावर एक्स, मास ऑफ द बॉब रेज टू द पावर वाई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेज टू द पावर जेड। ओके, वी वांट टू फाइंड व्हाट द रिलेशन बिटवीन देम एज। देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको। अब देखिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन में जो डायमेंशंस इन्वॉल्व्ड हैं वो क्या क्या है। पहला है मास, मास ऑफ द बॉब, उसे मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करा था, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m1 l0 t0। दूसरा चीज इन्वॉल्व्ड है वो है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m0 l1 t0। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूडेड है वो है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g। अब g एक्सेलरेशन है, उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l1 t-2। और टाइम पीरियड, टाइम है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l0 t। ओके, अब जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन हमने पीछे लिखी थी कि t वाज इक्वल टू k l रेज टू पावर x, m रेज टू पावर y एंड g रेज टू पावर z। अब हम ये डायमेंशनल फार्मूला इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो देखिए टाइम पीरियड t का डायमेंशनल फार्मूला इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, हो जाएगा m0 l0 t बराबर हो जाएगा किसके? l का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला m0 l1 t0 मल्टीप्लाइड बाय m का डायमेंशनल फार्मूला रेज टू द पावर y, ये है m1 l0 t0 इंटू जी का डायमेंशनल फार्मूला रेज टू द पावर z। तो g का डायमेंशनल फार्मूला है m0 l t-2। ओके, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, और जब आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के राइट हैंड साइड में सारी की सारी चीजों को, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी m0 l0 t बराबर हो जाएगा किसके? m रेज टू पावर y इंटू l रेज टू पावर x प्लस z इंटू t रेज टू पावर -2z। ओके, अब देखिए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो डायमेंशंस हैं वो बराबर होने चाहिए, है ना। तो m की पावर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है 0 और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है y, तो जाहिर है y कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। ओके, अब l के डायमेंशन देखिए, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है 0, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में x प्लस जेड, तो x प्लस जेड किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। इसी तरह जो टाइम t है वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू है 1 और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू है -2z। तो मैं लिख सकता हूँ -2z बराबर है किसके? 1 के।
ओके, तो y की वैल्यू मुझे पता चल गई, z की वैल्यू आ गई -1/2, x प्लस जेड इक्वल टू 0 से मैं z की वैल्यू अगर पुट करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके, तो x की वैल्यू आई 1/2, y की वैल्यू आई 0, z की वैल्यू आई -1/2। ओके, तो अब ये वैल्यू अगर हम लिखें अपने जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी कि t बराबर है किसके, k इंटू एल रेज टू पावर x की वैल्यू है 1/2 इंटू जी रेज टू पावर -1/2, जबकि y की वैल्यू 0 है, तो m तो 0 इज 1। तो इक्वेशन बन गई t बराबर हो गया किसके, सम कांस्टेंट इनटू l रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g रेज टू पावर 1/2। ओके, तो 1/2 को आप कॉमन ले लीजिए, इक्वेशन बन जाएगी t विल बी इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। So this is how we can find the relation between the physical quantities with the help of dimension analysis. आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको खूब सारे डायमेंशनल फार्मूला दिखाऊंगा कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्या क्या डायमेंशनल फार्मूले होते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए जो डायमेंशन एनालिसिस है ये एक अच्छा भाग है भौतिक विज्ञान का, लेकिन इसकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। ओके, तो लिमिटेशन को भी समझ लेते हैं फटाफट, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। ओके, देखिए पहली जो लिमिटेशन है इसकी वो है कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन एन इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द कांस्टेंट डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस। ओके, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को तो शो करता है, लेकिन फिजिकल कंसिस्टेंसी के ऊपर डायमेंशनल एनालिसिस आमतौर पे खामोश हो जाता है और कई बार तो बिल्कुल गलत प्रूफ होता है। ओके, तीसरी चीज, डायमेंशंस कैन बी फाउंड फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी बट फिजिकल क्वांटिटी नॉट बी ऑलवेज गेस्ड फ्रॉम डायमेंशंस बिकॉज 2 और मोर क्वांटिटीज में हैव द सेम डायमेंशंस। ओके, और चौथी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो डिपेंडेंसी है वो MLT के ऊपर ज़्यादा है ना, और द इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंसी ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ओनली M एंड T। ठीक है, तो ये 4 बड़ी महत्वपूर्ण ड्रॉबैक्स हैं जिनको ओवरकम नहीं कर पाते हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में। ओके, तो अब मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ करने के लिए। ये आप देखिए अलग अलग डायमेंशनल फार्मूलाज हैं खूब सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के। ओके, तो जब आप ये होमवर्क करेंगे तो वीडियो को कोशिश करिए थोड़ी देर स्टिल करने के लिए, और यहाँ से आप पूरा का पूरा टेबल दे सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके डायमेंशनल फार्मूलाज का। इसमें आपको यूनिट भी दी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायमेंशन एनालिसिस समझ आया और पसंद भी आया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।